हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात स्टेट में हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश स्टेट में हुआ था। महात्मा गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका चले जाते हैं और वहां से 1915 में वापस इंडिया लौटते हैं। इस समय के दौरान वहां पर रेसिस्ट रेजिम चल रहा था, जिसके खिलाफ में उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको इक्वलिटी दिलाई जा सके। अब जैसे ही वो इंडिया में एंटर होते हैं, यहाँ पर भी कुछ रीजन एरिया में एरिया वाइज कुछ मूवमेंट चल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो वो लोग चाहते हैं कि इंडिया में जैसे ही महात्मा गांधी जी आए वो उनका साथ दें। तो इन्होंने शुरुआत में 1916 में बिहार में एक चंपारण नामक जगह है, वहाँ पर पीजेंट मूवमेंट चल रहा था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। उसके बाद में 1917 में गुजरात का जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर पीजेंट मूवमेंट चल रहा था, उसमें पार्टिसिपेशन किया और 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स का साथ दिया था। इसके बाद में 1919 से उन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह को इम्प्लीमेंट किया था रोलट एक्ट के खिलाफ में। इनकी कुछ बुक है, हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रथ। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रथ, ये आपको नाम ध्यान में होना चाहिए। 30 जनवरी 1948 को उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में अगर हम देखें, जो शास्त्री वर्ड है इनके नाम के आगे, ये इनकी डिग्री है जो उनको काशी विद्यापीठ के द्वारा दी गई थी। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 के बीच में हमारे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर के रूप में वर्क किया। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, एक इंपॉर्टेंट स्लोगन उन्होंने दिया था। 1966 में जब वो 1965 का वॉर, आपको ध्यान होगा इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसी के लिए एग्रीमेंट साइन करने के लिए वो ताशकंद गए हुए थे, जो उस समय यूएसएसआर का पार्ट था और प्रेजेंट टाइम में उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। वहाँ पर उन्होंने जब एग्रीमेंट साइन करने के लिए गए हुए थे, वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हमने देखे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज पर यहाँ पर नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स बेंगलुरु में लॉन्च की गई है और ये जो टोल फ्री नंबर है वो है 14567। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे जो CGI हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि हमारे इंडिया में जो एट्रोसिटीज हैं, जो बढ़ रही हैं एट्रोसिटीज, उनकी जांच होनी चाहिए ताकि जो सिंपल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, उनके खिलाफ में कोई भी परेशानी ना हो सके। उन्होंने बोला, जो CGI है उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में ये बोला कि देखो, जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ में लेकर के एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जानी चाहिए और वो इसके साथ हैं। वो चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी बने, वो स्पेशली हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी में भी जो हमारे पुलिस फोर्स है उसकी जांच करे कि किस तरीके से जो कॉमन मैन है उनके खिलाफ में एट्रोसिटीज की जाती है। ये बात उन्होंने इसलिए बोली कि अभी उत्तर प्रदेश में करंट में एक न्यूज़ चल रही है कि वहाँ पर गोरखपुर में कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने एक बिजनेसमैन को होटल में पीट कर मार डाला, मतलब उसकी डेथ हो गई। सेम इसी तरीके से साउथ इंडिया में तमिलनाडु में भी फादर एंड सन P जयराज एंड J बेनिक्स, इनकी भी डेथ हो गई। तो इसी को ध्यान में रख करके CGI के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि जो ब्यूरोक्रेसी में स्पेशल जो पुलिस फोर्स है उसका ध्यान रखा जाए कि किस तरीके से उन्होंने जो एक्सट्रीमिज्म की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है GST कलेक्शन को लेकर के। लास्ट 5 मंथ्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कलेक्शन देखने को मिला है। इससे क्या निकलता है कि हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमी है, जो स्लो डाउन हो गई थी कोविड की वजह से, वो दोबारा से रिकवर हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो हमारे फार्मर्स हैं जो रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्म लॉज के खिलाफ में, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। उन्होंने बोला है कि हमें जंतर मंतर पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाने दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, पहले ही आपने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, हमारे जो हाईवेज हैं उनको आपने बंद कर रखा है और आपको अब अंदर भी एंट्री दे दी जाए। आपको जब आपको पता है कि फार्म लॉज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये जो लॉ है इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है, अंडर चैलेंज है ये लॉ, तो फिर आपको प्रोटेस्ट ही नहीं करना चाहिए। और अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो मतलब आपको जुडिशरी पे बिलीव नहीं है। आपने एक तरीके से दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है और अब आप चाहते हो कि आप अंदर आकर के भी यहाँ पर मूवमेंट चलाओ, यहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाओ।
लेकिन जो फार्मर्स हैं उनकी तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने बोला कि उनकी कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने हाईवेज को इस तरीके से कोई बैन नहीं कर रखा है, जो भी हो रखा है वो पुलिस फोर्स ने अपनी तरफ से कर रखा है और एक तरीके से सारी जो बातें हैं वो फार्मर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर तमिलनाडु में एक जो टाइगर है उसने काफ़ी लोगों को मार दिया है। ये जो टाइगर है वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से बाहर आकर के जो पॉपुलेशन एरिया है वहाँ पर एंटर कर दिया गया है। जो इसी के लिए जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक तरीके से फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने अपना एक तरीके से प्लान इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है ताकि जो किलर टाइगर है T23 इसको कैप्चर किया जाए और इसको एक तरीके से जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर भेजा जाए। सेम उसी तरीके से जैसे विद्या बालन स्टारर जो शेरनी मूवी आपने देखोगी उसी में तो सेम इसी तरीके से प्लान इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए 3rd पेज से, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि पहले तो दिल्ली में जो रिलीजियस प्लेसेज हैं उनको काफ़ी लंबे समय से बंद कर रखा था, अब दोबारा से डिवोटीज़ के लिए इनको ओपन कर दिया गया है ताकि लोग यहाँ पर आ सकें। ये जो पिक्चर दिख रही है वो आपको दिख रही होगी, आप जानते होंगे अक्षरधाम टेम्पल की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिल्ली में एयर क्वालिटी बॉडी ने कुछ डायरेक्शन दी है, मतलब कि दिल्ली NCR रीजन, इसके अलावा जो रीजनल एरिया में स्टेट हैं हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इन स्टेट में क्या करना है कि 500, यहाँ पर देखिए 500 स्क्वायर मीटर या उससे ज़्यादा एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर किसी बिल्डिंग को गिराया जा रहा है तो वहाँ पर कुछ भी काम करने से पहले आपको जो भी ये बॉडी है एयर क्वालिटी बॉडी, इस बॉडी को आपको इन्फॉर्म करना होगा। CAQM एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए, ओवरसी करने के लिए, इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में एयर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए इस बॉडी को सेटअप किया गया था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही कंस्ट्रक्शन के लिए जो ओनर है वो यहाँ पर बताएगा कि हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसी बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, तो वहाँ पर कैमरा इंप्लीमेंट किए जाएंगे, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी कि जो भी डिमिनिश किया जा रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में ना फैले, मतलब कंस्ट्रक्शन जो है वो एक तरीके से लिमिटिंग तरीके से हो, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन इंक्रीज ना हो। तो इससे क्या होगा कि जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है उसमें चेंज करने की कोशिश की जा रही है, मतलब लाइव ऑडिट होता रहेगा, वेब पोर्टल के तहत डायरेक्ट देखा जा सकेगा, स्ट्रीमिंग डायरेक्ट होती रहेगी कि किस तरीके से वहाँ पर वर्क हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिल्ली में कनॉट प्लेस में स्मोक टावर लगाया गया था, तो अब गोपाल राय जो वहाँ के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने बोला है कि इससे जो प्योरीफाइंग एयर है उसमें काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन या फिर जो PM 2.5 हैं इनके पार्टिसिपेंट काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिले हैं। इन्होंने ये बोला कि एक कमेटी बनी है 16 मेंबर्स की, ये जो कमेटी है इन स्मोक टावर को क्लोजली मॉनिटर करेगी और उसके बाद में 3 रिपोर्ट बनाएगी, 3 महीने के बाद में ये रिपोर्ट देगी गवर्नमेंट को, और अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके आ रहा है तो और एरिया में भी इस तरीके के स्मोक टावर इंस्टॉल किए जाएंगे। गोपाल राय के द्वारा उन्होंने ये बोला कि ये जो CP में स्मोक टावर लगाया गया है उससे जो 80% एयर प्यूरिफाइंग हो रही है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बताया कि पहले मॉर्निंग टाइम में अगर आप देखो तो जो एयर थी उसमें PM 2.5 का लेवल 151 था, जो बाद में 38 हो गया प्यूरिफाइंग के बाद में। इसके अलावा PM 10 का जो लेवल था एयर में वो 166 था, जो बाद में 41 तक आ गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए एडिटोरियल पेज से है। यहाँ पर फर्स्ट जो आर्टिकल है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अमृत मिशन, जिसके तहत 500 सिटीज़ को डेवलप किया गया था फर्स्ट फेज़ में, उनके सेकंड फेज़ लॉन्च किए गए हैं ताकि गवर्नमेंट ने जो टारगेट फिक्स किए हैं कि ओपन डेफिकेशन फ्री करना है हमारी कंट्री को, सभी के लिए जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो करवानी है, सिटी जो है उनको क्लीन करना है और कोई भी जो वेस्टेज वाटर है उनको बिना तरीके से प्यूरिफाई किए हुए किसी भी वाटर बॉडीज़ में डंप नहीं करना है। इन सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये दोबारा से इनका सेकंड फेज़ लॉन्च किया गया है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी है, काफ़ी मनी इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया था, बस गलती ये रही है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की।
मेन काम क्या करना है कि जो कम्युनिटी है उसकी इन्वॉल्वमेंट को रेज करना है। जैसे जैसे कम्युनिटी अपनी इन्वॉल्वमेंट करेंगी, जो भी प्रोसीजर, जो भी स्कीम, जो भी प्लान लॉन्च करने की गवर्नमेंट कोशिश करती है, उनको आप ग्राउंड लेवल पर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सिर्फ आपको कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को रेज करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे इंडिया में पेंडेमिक के दौरान किस तरीके के जो क्राइम है वो सामने आए हैं, उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी एनुअल रिपोर्ट दी है, क्राइम इन इंडिया। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो रेगुलर जो क्राइम्स होते हैं उनमें काफ़ी कमी आई है, लेकिन ज़्यादातर जो क्राइम देखने को मिले वो ये हैं कि जो पब्लिक ऑर्डर को, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर है, उनको वायलेट करने के आधार पर केस दर्ज ज़्यादा हुए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर हम वीमेन के खिलाफ में देखें तो वीमेन में यहाँ देखो जो विमेन टॉर्चर है उसको लेकर के जो केसेज हैं उनकी संख्या ज़्यादा इंक्रीज हुई है। मतलब घरों में जो होम वायलेंस, विमेन के खिलाफ में विमेन वायलेंस जो देखा जाता है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कोविड की वजह से। जो फैमिली है, क्योंकि सब कुछ बंद था, सब लोग घर में थे, तो विमेन के खिलाफ में जो एट्रोसिटीज़ हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं और इसी से रिलेटेड जो केसेज हैं वो ज़्यादा दर्ज हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्कूल ओपनिंग को लेकर के। काफ़ी लंबे समय के बाद में स्कूल, जो काफ़ी लंबे लगभग 1.5 साल तक स्कूल बंद रही और उसके बाद में दोबारा से रीओपन हो रही है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे सामने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो जो एजुकेशन में गैप आया है उसको हम फिल करें, और दूसरा कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको सेफली फॉलो करें ताकि दोबारा से जो स्कूल बंद हैं वो देखने को ना मिले। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि देखो स्कूल तो काफ़ी लंबे समय से बंद रही, लेकिन फिर भी कोविड की सेकेंड वेव आई ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को आपने बंद कर दिया तो जो चीज़, जो पेंडेमिक बार बार देखो उसके लिए बोला जा रहा है कि उसकी जो वेव्स हैं वो दोबारा से रिपीट होंगी। तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो वैक्सीनेशन है उसकी तरफ इंक्रीज होना चाहिए, सेफ्टी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना चाहिए, और जो स्कूल क्लोज का जो बात है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। कोविड के दौरान जब स्कूल बंद रही तो जो हमारे एजुकेशन है उसमें काफ़ी गैप देखने को मिला। आप चाहे रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में देख लीजिए या फिर ऐसे जगह देख लीजिए जहाँ पर लोगों के पास में अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। हालांकि जो ओपन स्कूल हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हम ट्रांसफ़र हुए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में गैजेट्स ही अवेलेबल नहीं थे। गैजेट्स अवेलेबल हैं तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी, जिसकी वजह से जो लर्निंग स्किल्स हैं उनमें काफ़ी कमी देखने को मिली। बहुत सारे बच्चे जब 1.5 साल के बाद में स्कूल वापस आए तो उनमें ऐसी स्किल्स जो उनमें डेवलप थी उनको भी वो भूल चुके हैं। तो जो भी हमने ये गैप इंक्रीज हुआ है एजुकेशन में उसको फिल करने के लिए वर्क करना की आवश्यकता है। गवर्नमेंट जो है और जो टीचर्स जो हैं वो अपनी तरफ से कुछ नए इनिशिएटिव लॉन्च करें ताकि इस गैप को अच्छे से फिल किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो 2015 से 2019 के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 6.7 लाख इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने हमारे इंडिया की सिटीजनशिप को रिनंस किया दिया है, मतलब त्याग दिया है। इसका कारण ये और कुछ भी हो सकता है, उन्होंने अदर कंट्री की जो सिटीजनशिप है उनको अक्वायर कर लिया है। तो इसको लेकर के हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को अगर कोई छोड़ना चाहता है तो उसके लिए जो प्रोसीजर है उसको और ज़्यादा सिंपलर कर दिया है कि डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हो और वहाँ से ही आपका प्रोसीजर आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी हमने एडिटोरियल पेज में भी डिस्कस किया था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बेटर सिटीज़ के लिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का सेकेंड फेज एंड अमृत मिशन का सेकेंड फेज को लॉन्च किया है ताकि जो हमारी सिटीज़ हैं उनको फ्री ऑफ गार्बेज एंड एंश्योरिंग फ्री सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाए जा सके। ये मेन एम रखा गया है इसके तहत। इसके अलावा देखो कोई भी जो हमारी कंट्री की रिवर्स हैं उसमें कोई भी ऐसा वाटर, मतलब अनट्रीटेड वाटर जो है वो रिवर्स में डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो हाँ, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रृंगला वो श्रीलंका की विजिट पर गए हैं। श्रीलंका की विजिट पर आज वो जाएंगे और इसमें मेजरली डिस्कशन होगा। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनर्जी को, आप ले लीजिए, देखो पोर्ट्स, ऑयल, गैस, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो सकता है कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए। जैसे कि कोलंबो में हमारे जो इंडिया के कुछ
हमारे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की थी कोलंबो में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने में, लेकिन बाद में इंडिया और जापान यहाँ पर मिलकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन बाद में श्रीलंका ने इससे हाथ पीछे खींच लिए थे और बाद में जो चाइना है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया ये प्रोजेक्ट। तो एक तरीके से हमारे जो रिलेशन है वो गलत वे में या रॉन्ग वे में जिस तरीके से हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है वो जा रहे थे उसको दोबारा से मेंटेन करने के लिए, क्योंकि देखो नेबर कंट्री है और नेबर कंट्री के साथ में हमारे इंडिया की हमेशा से स्ट्रेटजी रही है कि नेबर फर्स्ट पॉलिसी। जैसे कि हमने वैक्सीनेशन के दौरान भी देखा कि हमारे इंडिया ने हमेशा से जब वैक्सीन ज़्यादा बनी, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, तो जब उसका ट्रांसफ़र करने की बात आई तो इंडिया ने हमेशा सबसे पहले हमारे जो रीजनल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं उनको प्रेफरेंस दी। तो रीजनल एरिया में जो भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारे से जो रिलेशन है वो हमेशा से अच्छे मेंटेन रहने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहां देखिए, एक सेकेंड। देखो ड्रोन्स का यूज़ आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, कोविड के दौरान ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। चाहे आप कोविड की वैक्सीनेशन है इसको ट्रांसफ़र कर देख लीजिए या फिर मेडिसिन का ट्रांसफ़र होने को लेकर के देख लीजिए, मतलब जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। अभी प्रेजेंट टाइम में रीफॉरेस्टेशन को लेकर के जो एक्टर हैं राणा दग्गुबती, उन्होंने हैदराबाद में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है सीड कॉप्टर के नाम से। इसमें क्या होगा, जो बीज हैं, जो सीड हैं, उनकी बोल बना करके डाला जाएगा और उसके बाद में रेन वाटर जब उनको मिलेगा तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो लैंड है वो बैरन हो गई है, वहाँ पर दोबारा से फॉरेस्ट एरिया को कवर करने के लिए, फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज करने के लिए नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। वैसे भी देखो जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि हमारे इंडिया का जितना भी एरिया है उसका जो 33% है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, तभी जाकर के हमारे जो भी एमिशन होता है उसको हम कर्ब कर सकते हैं। और जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उन सबको कर्ब करने के लिए ये इनिशिएटिव बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूके को लेकर के। यूके ने हमारे इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर बैन लगाया था। उन्होंने ये बोला था कि चाहे भले ही दोनों वैक्सीन डोज लगवा रखी हो फिर भी उनको 10 डेज क्वारंटीन में रहना होगा। इंडिया ने भी टिट फॉर टैट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यूके के ऊपर लगा दिए हैं। यूके की जो नेशनल्स अगर हमारे इंडिया में आएंगे तो उनके ऊपर भी सेम रिस्ट्रिक्शंस होंगे। इसी तरीके से इंडिया ने हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है उनको मेंटेन करने की कोशिश की है, क्योंकि जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको हमने यूके के साथ में मिलकर के, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके साथ में मिलकर के इस वैक्सीन को डेवलप किया गया। और WHO ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको रिकमेंडेड किया है, इसको वैलिड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने बोला है कि कोविशील्ड को वो एक रिकॉग्नाइज्ड वैक्सीन के रूप में ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर देखिए, देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो वीमेन आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके लिए आप जो परमानेंट कैडेट है वो बनाइए, लेकिन 72 वीमेन आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि इसके आप कारण एक्सप्लेन करो कि क्या कारण रहा है कि इन वीमेन आर्मी ऑफिसर्स को आपने डिसक्वालीफाई किया गया है। मतलब जो इक्वलिटी देने का जो प्रयास किया गया था, जो एफर्ट्स किए गए थे, उनको एक तरीके से नलीफाई करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से है। देखो ईरान और अजरबैजान ये जो कंट्री हैं इनकी बॉर्डर एरिया में कुछ इशू देखने को मिल रहे हैं। ईरान जो है वो अपने नॉर्थ वाले एरिया में, यहाँ मैप देखिए, एक सेकेंड, ईरान जो है वो अपने नॉर्थ और वेस्टर्न वाले पार्ट में इस एरिया में यहाँ पर कुछ मॉक ड्रिल्स कर रहा है। इसको लेकर के अजरबैजान ने अपनी तरफ से कुछ कन्फ्लिक्ट डिक्लेयर किए हैं। उन्होंने बोला है कि हमारे जो बॉर्डर इशू हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो आर्मी, ईरान की जो आर्मी है, ईरान की जो लीडर्स हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला है कि ये जो ड्रिल्स है ना, द ड्रिल्स कैरिड आउट बाई आवर कंट्री इन द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर एरियाज आर ए क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी। ये उन्होंने बोला है कि क्या किसी कंट्री की सॉवरेनिटी के लिए क्वेश्चन हो जाता है कि अगर हम हमारे बॉर्डर एरियाज में कुछ मॉक ड्रिल्स क्रिएट करते हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।